नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम परिवहन का नवीनतम जो साधन है पाइपलाइन परिवहन उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भारत का प्रमुख जो समुद्री पतन है, भारत का मानचित्र तो आपको दिखाई दे ही रहा है। तो भारत का जो मानचित्र है उसमें हम प्रमुख समुद्री पतन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ने का देखिए, यहाँ से जो ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट क्लास में हमने बंदरगाह जो टॉपिक था वो पढ़ लिया था। अब भारत की मुख्य जो भूमि है उस मुख्य भूमि पर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और उन 13 बंदरगाहों की लोकेशन ही यहाँ पे हम देखेंगे। साथ में ही यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं तो वो भी हम देख लें। 2019 में एक प्रश्न आया, देखिए एक तो 2019 में एक प्रश्न आया है। और इस मानचित्र को पढ़ने का एक अलग प्रकार का जो कारण ये है कि यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर का जो भारत का मानचित्र आता है उसमें से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को दर्शाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। क्वेश्चन तो इस पैटर्न से आता है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को दर्शाइए, ऐसे प्रश्न आता है। तो इन 13 बंदरगाहों में से 4 बंदरगाहों के नाम दे दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो मानचित्र का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें से हम बात, तो वो क्वेश्चन आता है तो हम दोनों की बात कर लें। अब देखिए 2019 में क्या क्वेश्चन आया। यदि राजस्थान का कोई व्यापारी है, यदि राजस्थान का कोई व्यापारी है और वह बंदरगाहों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है तो वह कौन से बंदरगाह का चयन करेगा व्यापार करने के लिए? जल परिवहन के माध्यम से कौन से बंदरगाह का वह चयन करेगा जिससे वह व्यापार कर सके? तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2019 में आया। अब देखिए यहाँ पे ये राजस्थान हमारा यहाँ है। अब राजस्थान के सबसे निकटतम, अब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता तो बहुत दूर हो गया ना। सबसे नज़दीक कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है, जो राजस्थान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर ही स्थित है। कांडला बंदरगाह है ना, जो कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 2019 में आया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे उनके आंसर होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उनका हल कर सकते हैं अपन, है ना, उनका आंसर लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे होते हैं जिनका आंसर सबको पता होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे होते हैं, बौद्धिक स्तर के होते हैं, जो गिने चुने बच्चों के दिमाग में उनके आंसर आ पाते हैं। तो ये भी बौद्धिक स्तर का ही 2019 में क्वेश्चन आया था कि अगर कोई राजस्थान का व्यापारी बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहे तो वह कौन से बंदरगाह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएगा? तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा उसका? कांडला बंदरगाह के द्वारा, क्योंकि सबसे निकटतम राजस्थान के कौन सा बंदरगाह स्थित है? कांडला बंदरगाह। इसलिए एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी, बौद्धिक स्तर का क्वेश्चन भी बन जाता है, जो बना है लास्ट ईयर, है ना। साथ में ही मानचित्र 2 नंबर का जो मानचित्र होता है वो भी इसमें से बन जाता है। तो इनकी लोकेशन भी आपको अच्छे से ध्यान करनी है ना। अब देखिए यहाँ पे कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। राज्यों की अगर हम बात करें तो मुंबई बंदरगाह है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। पहले मुंबई बंदरगाह ही था महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई बंदरगाह के ऊपर जल परिवहन के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी निर्मित कर दिया गया, इसके पास में ही दक्षिण की ओर, है ना। तो मुंबई और जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है, ये दोनों ही बंदरगाह कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र के तट पर स्थित हैं। उसके बाद में यहाँ पे मंगलुरु बंदरगाह, ये आपके मंगलुरु जो बंदरगाह है कर्नाटक तट पर स्थित है, कर्नाटक तट पर स्थित है। और न्यू मंगलोर भी मंगलुरु बंदरगाह के ऊपर जल परिवहन के भार को कम करने के लिए यहाँ पे निर्मित किया गया, दबाव को कम करने के लिए। तो न्यू मंगलोर और आपके मंगलुरु बंदरगाह, दोनों ही बंदरगाह कहाँ हैं? कर्नाटक के तट पर। उसके बाद में कोची बंदरगाह, यहाँ पे मारम गोवा बंदरगाह भी है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इस जगह आता है मारम गोवा बंदरगाह, गोवा में, यहाँ पे इस जगह मारम गोवा बंदरगाह गोवा में। उसके बाद में कोची बंदरगाह, ये कोची बंदरगाह केरल में स्थित है, कोची बंदरगाह। उसके बाद में तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो ये है यहाँ पे तमिलनाडु में,
तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। राज्य नहीं पूछेगा, इन बंदरगाहों की लोकेशन पूछेगा, तो जहाँ पे ये अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो लोकेशन ही आप ध्यान रखेंगे। भाई नाम पूछे कोची तो कहाँ पे, अब केरल का ध्यान होगा तभी तो आप कोची दर्शाएंगे ना नक्शे में, तो वो भी ध्यान रखेंगे, राज्य के साथ में जोड़ करके आप ध्यान कर लेंगे। उसके बाद में चेन्नई बंदरगाह और इन्नौर बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु के तट पर। उसके बाद में विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भी आपका आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। उसके बाद में पारादीप बंदरगाह, पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा के तट पर स्थित है। उसके बाद में कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, पुराना बंदरगाह कोलकाता है और इस कोलकाता बंदरगाह के ऊपर भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह दक्षिण की ओर विकसित किया गया। तो कोलकाता और हल्दिया दोनों ही कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल के तट पर। तो ऐसे इस प्रकार से इनकी लोकेशन को ध्यान कर लेंगे मानचित्र के हिसाब से। और साथ में ही जैसे बौद्धिक स्तर का क्वेश्चन आया कि कोई भी व्यापारी है, वो वाला क्वेश्चन है ना, तो वो भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए इस नक्शे को तो आप इस प्रकार से तैयार कर लेंगे, इसको आप फेयर कॉपी में बना सकते हैं। साथ में ही जो जहाँ पे आपका जो बंदरगाह वाला टॉपिक है उसके ऊपर पेंसिल से मतलब उस ग्रह कार्य के ऊपर ही ये नक्शा छाप सकते हैं और पेंसिल से ही आप इसके नाम भी लिख सकते हैं, है ना, तो वो वहाँ ग्रह कार्य के ऊपर वो गलत नहीं होगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हालांकि हम मानचित्र को तो अलग से पूरा सेपरेट तरीके से पढ़ाते हैं क्लास में। अब देखिए आज का जो टॉपिक है उसकी हम बात कर ले, पाइपलाइन परिवहन की हम बात कर लेते हैं। आपको पता है पाइपलाइन परिवहन को हमने रेखा चित्र में कहाँ पे कंसिडर किया था? स्थल परिवहन में हमने इसको शामिल किया था, है ना, स्थल परिवहन में शामिल किया था। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, स्थल परिवहनों में सबसे सस्ता वह नवीनतम परिवहन का साधन कौन सा है? स्थल परिवहनों में ध्यान देना, स्थल परिवहनों में सबसे सस्ता व नवीनतम परिवहन का साधन कौन सा है? अगर हम जैसे तरल पदार्थों की आपूर्ति कम समय में करना चाहें तो उसके लिए कौन सा सस्ता साधन है? पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है। एक तो नवीनतम, सबसे नया साधन कौन सा है? सभी परिवहन के साधनों में सबसे नवीनतम साधन कौन सा है? सभी परिवहन के साधनों में ध्यान देना, सभी परिवहन के साधनों में, चाहे वो वायु परिवहन हो, चाहे वो जल परिवहन हो, है ना, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, सभी परिवहन के साधनों में नवीनतम या नया परिवहन का साधन कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन, जिसका उपयोग जल आपूर्ति के लिए लंबे समय से होता रहा है, लंबे समय से हो रहा है या होता रहा है। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से खनिज पदार्थ विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक तेल मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, लोहे अयस्क के तरल रूप को, लोहे अयस्क जो है उसको तरलता के साथ में या उसको तरल करके तरल रूप को परिवहन के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका परिवहन किया जाता है? एक तो खनिज पदार्थों का, है ना, एक प्राकृतिक जो तेल होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, प्राकृतिक गैस और लोहे अयस्क जो तरल रूप होता है उसका परिवहन किया जाता है इसके द्वारा। आपने देखा होगा कि आसपास हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी है और तेल पाइपलाइन, दोनों हमारे आसपास से गुजर रही हैं, वो भी आपको पता है ना। पाइपलाइन परिवहन का सबसे सस्ता, देखिए हमने ऊपर बात कर ली ना, पाइपलाइन जो परिवहन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है परिवहन का, है ना, निरंतर आपूर्ति होती है। अब जैसे सड़क परिवहन से आप जैसे गाड़ियों के द्वारा किसी सामान को भेज रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी खराब हो गई, है ना, आपका व्हीकल खराब हो गया तो उसकी जो आपूर्ति है वो बाधित हो गई ना। अब आपूर्ति बाधित हो गई तो मतलब निरंतर आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि पाइपलाइन परिवहन में कितना चाहिए? 10 लीटर चाहिए, ठीक है साहब, बटन दबाया, पाइपलाइन के माध्यम से वो तरल पदार्थ पहुंच गया उतनी ही मात्रा में, है ना। तो निरंतर आपूर्ति होती रहती है, जितनी मांग होती है उतनी जो मात्रा होती है वो भेज दी जाती है। साथ में द्रुतगामी, इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक का कोई वो नहीं है कि ये लो साहब ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुक गई, है ना, तो वो भी इसमें समस्या नहीं है। तो द्रुतगामी
तीव्रता के साथ में वह साधन पहुंच जाता है, जो भी पदार्थ है वो। सन 1980 में कुल पाइपलाइनों की लंबाई, सन 1980 में कुल पाइपलाइनों की लंबाई 5035 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2010 में लगभग 10,000 किलोमीटर हो गई है। कितनी हो गई है? 10,000 किलोमीटर हो गई है पाइपलाइनों की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, छोटा क्वेश्चन तो हमें पता कर ही लिया ना। नवीनतम साधन कौन है? पाइपलाइन परिवहन। सबसे सस्ता साधन कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन। दो चीज़ें ध्यान करेंगे ऊपर वाले जो हमने पढ़ा उसमें। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, पाइपलाइन परिवहन के लाभ। आपसे 2 लाभ पूछ ले, 4 लाभ पूछ ले, तो वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ देखिए, हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। सस्ता साधन, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन है ना। तो सबसे सस्ता साधन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, एक लाइन हो गई। दूसरा देखिए, सुगम परिवहन का माध्यम। सुगम, इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब या बाध्यता नहीं होती है, सुगम तरीके से आसानी से पहुंच जाता है पदार्थ, सुगम परिवहन का साधन है। असमतल मार्ग से परिवहन, आपको पता है कि ऊबड़ खाबड़ या पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, दुर्गम पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में भी जो लिफ्ट करने वाली जो मोटर पाइपलाइनें होती हैं, उनके माध्यम से ऊंचाई वाले भागों में भी पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन में सुविधा होती है। तो असमतल मार्ग से परिवहन किया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ भूमि के ऊपर भी पाइपलाइन के माध्यम से पदार्थों को भेजा जा सकता है। ऊर्जा की बचत, अगर आप इसको ढलान के अकॉर्डिंग या धरातल के अनुरूप पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो ऊर्जा की बचत भी होती है ना। ऊर्जा की बचत भी होती है। इसमें सिर्फ लिफ्ट करने वाली मोटर सिस्टम जरूर बीच बीच में लगाई जाती हैं, ताकि वो पदार्थ उसी रफ्तार के साथ में, उसी गति के साथ में आगे पहुंच पाए, है ना। तो ऊर्जा की बचत होती है। महासागरीय क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाना आसान। अब महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन या जल परिवहन की सुविधा ही प्राप्त कर सकते हैं अपन, सड़क मार्ग नहीं बना सकते जलीय क्षेत्रों में, है ना। और साथ में ही रेल मार्गों की जो पटरियां होती हैं वो नहीं बिछा सकते, जबकि पाइपलाइन तो आसानी से बिछाया जा सकता है जलीय क्षेत्रों में। महासागरीय क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाना आसान होता है। सुनिश्चित आपूर्ति, जितनी मात्रा में आपको पदार्थ की आपूर्ति करनी है उतनी ही मात्रा में पदार्थ पहुंच पाता है। ये लो साहब, हमें तो 100 लीटर ही चाहिए, अब 101 लीटर भी नहीं चाहिए, ठीक है साहब, अभी बटन बंद कर देते हैं तो पदार्थ रुक जाएगा, ठीक है ना। तो सुनिश्चित आपूर्ति होती है, जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई हो पाती है, तो ये भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। उसके बाद में समय की पर्याप्त बचत होती है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। अगर हमने कोई पाइपलाइन डाल दी तो उसमें मोटर की स्पीड बढ़ा दी या उस पदार्थ की गति को बढ़ा दिया तो तीव्रता के साथ में पदार्थ पहुंच जाएगा बहुत ही कम समय में, तो पर्याप्त समय की बचत होती है। न्यूनतम प्रदूषण तो होता ही नहीं है ना। जैसे एक तो सड़क परिवहन के माध्यम से अगर हम पदार्थों को पहुंचाएंगे तो काफ़ी सारा प्रदूषण होगा ना, जबकि पाइपलाइन परिवहन में तो कोई प्रदूषण ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत फायदे वाली बात है। भारत में पाइपलाइन परिवहन, अब देखिए भारत में पाइपलाइन परिवहन, अभी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया, लेकिन वो विश्व स्तर का क्वेश्चन था कि विश्व की किन्हीं 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। विश्व की किन्हीं 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए। तो उन विश्व की 4 पाइपलाइनों में एक पाइपलाइन हमारे यहाँ पे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो HVJ पाइपलाइन जिसको अभी हम पढ़ेंगे, तो वो भी वहाँ पे कंसिडर हम करते थे, है ना। वहाँ पे कंसिडर उसको भी किया गया है विश्व के 10वां जो लेसन पढ़ेंगे उसमें, है ना। तो यहाँ पे भारत में पाइपलाइन परिवहन, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक दो चीज़ें ये हैं कि अगर आपसे उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाए, भारत की किन्हीं 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए, जैसे अभी पूछा गया है 2020 के पेपर में, विश्व के किन्हीं 4 पाइपलाइनों के नाम लिखिए, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना, क्योंकि अब बन गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी बन सकता है। इस प्रकार की संभावना तो कर ही सकते हैं ना। तो भारत में पाइपलाइन परिवहन, अब देखिए एक एक को लेकर के बात करते हैं। नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, बरौनी बिहार में है, नूनमती असम में है, नाहरकटिया असम में है, ठीक है ना। नाहरकटिया और नूनमती दोनों स्थान आपके असम में हैं, जबकि बरौनी बिहार में है। तो नाहरकटिया और नूनमती जो क्षेत्र है वहाँ पे तो तेल के कुएँ हैं, तो वहाँ से, और बरौनी में क्या है, तेल को शोधन या शुद्ध करने वाली मशीनें लगाई गई हैं, तेल शोधनशालाएँ हैं, कहाँ पे, बरौनी बिहार में। तो
तो नाहरकटिया और नूनमती तेल के कुओं से तेल जो जिस अवस्था में, या जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो उस कच्चे तेल को बरौनी की जो तेल शोधनशालाएँ हैं वहाँ पे ला करके उसको शुद्ध किया जाता है, अलग अलग पदार्थों को उससे अलग किया जाता है तेल शोधनशालाओं से। तो नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, सबसे पहले तो इस पाइपलाइन का आपको नाम ही ध्यान करना है। अगर 4 पाइपलाइनों के नाम पूछ ले तो ये नाम तो जरूरी हो गया ना, नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। तो एक तो ये है, यह पाइपलाइन एशिया की एवं भारत की प्रथम तेल पाइपलाइन है। एक लाइन तो कौन सी हो गई, एशिया की एवं भारत की प्रथम तेल पाइपलाइन है, जिसका निर्माण 1889 में प्रारंभ हुआ। निर्माण कब हुआ, 1889 में प्रारंभ हुआ। यह पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। ध्यान देना, भारत की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। सबसे लंबी क्या है, तेल पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई, अब ये 2 लंबाई लिखी हुई हैं जो आपकी किताब में विश्व स्तर में भी इसकी लंबाई दे रखी है, और यहाँ पे भारत का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 20वां है ना, तो उसमें भी ये लंबाई, तो विश्व स्तर पर लंबाई ये दी हुई है और आपके भारत के स्तर पर लंबाई ये दी हुई है। तो दोनों लंबाई को आपको एक साथ कंसीडर करके ध्यान रखना है। ये ओब्लिक लगा हुआ है बीच में, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर भी आपकी किताब में दे रखी है और 1167 किलोमीटर भी आपकी किताब में दे रखी है। एक जगह 1152 किलोमीटर है तो एक जगह 1167 किलोमीटर है, तो दोनों ही लंबाई आपको ध्यान करनी है। यह पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन नहीं है, ध्यान देना, तेल पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन तो अलग है, HVJ है ना, तेल पाइपलाइन है ये। भारत की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन कौन सी है, और लंबाई 1152 किलोमीटर और 1167 किलोमीटर। तो तेल पाइपलाइन है ये, भारत की सबसे लंबी है। कौन सी है, नाहरकटिया नूनमती बरौनी तेल पाइपलाइन सबसे बड़ी है, ठीक है ना, ये ध्यान करेंगे आप। इस पाइपलाइन का विस्तार, अब देखिए इस पाइपलाइन का विस्तार नाहरकटिया असम से लेकर नूनमती, अब नूनमती भी कहाँ है, नूनमती भी आपका असम में ही है, बरौनी बिहार तक है। इस तेल पाइपलाइन के माध्यम से असम के कुओं से, अभी हमने बात किया ना, असम के कुओं से तेल, कच्चे तेल का, कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल, जिस अवस्था से कुओं से तेल निकाला जाता है ना, प्रथम बार आंखों से हम जिस तेल को देखते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, कच्चा तेल उसको कह रहे हैं हम क्रूड ऑयल, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका ऑयल है ना, डीजल है, कैरोसिन है, तारकोल है ना, ये सब पदार्थ उसमें मिक्स में होते हैं, मिले हुए होते हैं, और उसी में आपका गैस पार्टिकल भी होते हैं, और उसी में आपका जो ऑयलीय प्रकार का, जो तेलीय प्रकार का जो पदार्थ होता है वो भी उसमें मिला हुआ होता है। इन सबको अलग कर लिया जाता है धीरे धीरे, है ना। वैसलीन है, वैसलीन जो आप होठों के लगाते हो ना फटने पर, वो भी उसी से प्राप्त होती है। असम के कुओं से कच्चे तेल का शोधन कार्य बिहार की बरौनी शोधनशालाओं में किया जाता है। शोधन मतलब उनको साफ करने का, इन सब पदार्थों को अलग अलग करने का जो कार्य है, बरौनी बिहार में शोधनशालाएं लगाई गई हैं, तो वहाँ इसको शुद्ध किया जाता है। यह पाइपलाइन छोटी बड़ी 80 नदियों को पार करती है। कितनी नदियों को पार करती हुई आती है, 80 नदियों को पार करते हुए आती है। तथा इस पाइपलाइन में पदार्थों को आगे धकेलने के लिए, धक्का देने के लिए, उनको पुश करने के लिए 9 पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पंपिंग स्टेशन मतलब 9 जगह बीच बीच में मोटर सिस्टम सेट किया गया है, जिससे वो मोटर जो है वो उस द्रव पदार्थ को आगे की ओर धकेलती है, ठीक है ना। तो 9 जगह पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं पदार्थ को आगे धकेलने के लिए। इस पाइपलाइन का कार्य 1966 में पूर्ण हो गया है। इसका पाइपलाइन का कार्य 1966 में पूर्ण हो गया है। अब दूसरी पाइपलाइन देखिए, अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन। अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन तो सबसे पहले तो नाम ही याद करना है, अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन। यह पाइपलाइन सन 1965 में, कब, 1965 में गुजरात राज्य में स्थापित की गई। कहाँ पे स्थापित की, गुजरात राज्य में। इस पाइपलाइन से कलोल साबरमती पाइपलाइन, अब देखिए इस पाइपलाइन से ही, अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन से ही
कलोल साबरमती पाइपलाइन, नवगांव कलोल कोयली पाइपलाइन, कैम्ब्रे कैम्ब्रे धुबरन पाइपलाइन। वैसे कैम्ब्रे की खाड़ी तो खंबात की खाड़ी को कहते हैं, तो उसके पास में स्थान है कैम्ब्रे। कैम्ब्रे धुबरन पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ौदा पाइपलाइन तथा कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन आदि जोड़ी गई हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान कर लेंगे, अंकलेश्वर कोयली दोनों स्थान जो हैं कहाँ पे हैं, दोनों स्थान आपके गुजरात में हैं। अंकलेश्वर और कोयली दोनों स्थान कहाँ हैं, गुजरात में हैं, ठीक है ना। तो इससे ये पाइपलाइनें निकाली गई हैं, ये पाइपलाइनें और इससे जोड़ी गई हैं, तो वो भी आप ध्यान कर लेंगे। 3 नंबर देखिए, सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, यह पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी के समीप, कच्छ की खाड़ी के समीप सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो नाम ही ध्यान कर लेंगे। यह पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी के समीप सलाया से मथुरा के बीच बिछाई गई है। यह पाइपलाइन देखिए, हम इसकी स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। यह पाइपलाइन 1256 किलोमीटर लंबी है, जिसके माध्यम से बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त तेल को मथुरा की शोधनशालाओं में भेजा जाता है। यह पाइपलाइन 1256 किलोमीटर लंबी है, जिसके माध्यम से बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त तेल को मथुरा शोधनशाला भेजा जाता है। मथुरा की जो शोधनशाला है वहाँ भेजा जाता है, तथा हाल ही में इस पाइपलाइन को कोयली पाइपलाइन से जोड़ दिया गया है, इसलिए इसकी कुछ लंबाई जो है वो ऊपर जो है उसमें काउंट हो गई है, इसलिए ये लंबाई टोटल कोयली जो पाइपलाइन है उसकी लंबाई भी शामिल है। अदरवाइज ये सबसे लंबी पाइपलाइन नहीं है। आप ये सोचो कि ये लंबाई 1256 उससे ज़्यादा है, तो ये लंबाई, इसकी जो लंबाई, कुछ लंबाई जो है इसमें काउंट की गई है, इसलिए कोयली पाइपलाइन को इसमें जोड़ दिया गया है, तो उसकी लंबाई भी इसमें काउंट है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा आपको दिखाई जा रही है, अदरवाइज ये लंबाई वाली, सबसे लंबाई वाली पाइपलाइन नहीं है। अब देखिए 4 नंबर की हम बात कर लें, बॉम्बे हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। ये पूरा एक ही नाम है, बॉम्बे हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, मतलब इतने स्थानों को, बॉम्बे हाई, फिर मुंबई, फिर अंकलेश्वर, फिर कोयली, इन सब स्थानों को जोड़ते हुए पाइपलाइन बनाई गई है, बिछाई गई है। यह पाइपलाइन महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र से, बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र आपके अरब सागर में स्थित है, तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। कितने दूर स्थित है? तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। बॉम्बे हाई तेल उत्पादक सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। जो हमारे संपूर्ण भारत का तेल का 20% तेल का उत्पादन अकेला कौन करता है? बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र करता है। बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र से मुंबई तट तक तेल व गैस अलग अलग 2 पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। एक स्थान है और वहाँ से, क्योंकि आपको पता है तेल और गैस दोनों एक ही कुएं में निकलते हैं, ऊपर गैसीय पार्टिकल होते हैं, नीचे तेलीय पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो तेल और गैस दोनों का एक ही जगह से, एक ही कुएं से दोनों का उत्खनन होता है, निकाला जाता है। तो मुंबई तट तक तेल व गैस अलग अलग 2 पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 210 किलोमीटर है। प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 210 किलोमीटर है। अब देखिए नोट और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1984 में। 1984 में की गई, जिसके द्वारा 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन किया जाता है। कितनी लंबी पाइपलाइनों का संचालन किया जाता है? 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन किया जाता है। 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन किया जाता है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे, कब की गई स्थापना, वो सारा है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एच बी जे ओब्लिक लगा हुआ है बीच में, तो एच बी जे बोल दीजिए या एच बी जे बोल दीजिए। पहले क्या था? पहले एच बी जे था। एच का मतलब हजीरा, बी का मतलब विजयपुर और जे का मतलब जगदीशपुर। लेकिन बाद में इसको इस प्रकार से चेंज कर दिया, बी को वी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बी को वी बना दिया गया। एच का मतलब हजीरा, वी का मतलब विजयपुर
और जे का मतलब जगदीशपुर, तो विजयपुर को विजयपुर बना दिया गया। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में इसका फुल नाम पूछ लेते हैं, HVJ का फुल नाम बताइए, HVJ का पूरा नाम बताइए, है ना। तो एच का मतलब तो क्या हुआ, हजीरा जो गुजरात में स्थित है, और वी का मतलब क्या हुआ, विजयपुर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, MP, है ना। और जे का मतलब क्या हुआ, जगदीशपुर जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, UP। यह पाइपलाइन भारत व विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। ध्यान देना, ये गैस पाइपलाइन है। अगर आपसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछे, देखिए क्वेश्चन एक तो क्या बन रहा है, HVJ का पूरा नाम, है ना, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है वो आपको पता चल ही गया। यह पाइपलाइन भारत व विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हाजीरा लिख दीजिए या हजीरा लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। हजीरा लिख दीजिए, हाजीरा लिख दीजिए, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। लंबाई रट के ध्यान करनी है, 1750 किलोमीटर। यह है भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, तेल पाइपलाइन नहीं है, गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना। 1750 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन का विस्तार हजीरा, हजीरा या हाजीरा, ठीक है ना। तो हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक है। समझ गए, विस्तार है इसका। अतः इस पाइपलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात आदि राज्यों को गैस पहुंचाई जाती है। हमारे 12 से भी होती हुई गुजरती है ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है। हमारे 12 में एक स्थान है अंता। कौन सा स्थान है, अंता, तो वहाँ से भी ये गुजरती है। देखिए नीचे आएगा भी, बात कर लेंगे अपन, है ना। तो 4, अगर राज्यों की बात करें तो कितने राज्यों में फैली हुई है ये, कितने राज्यों में बिछाई गई है, 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस जगह राजस्थान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राजस्थान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया तथा गुजरात आदि राज्यों को गैस पहुँचाई जाती है। जैसे अब देखिए स्थानों की बात करें अपन, जैसे उत्तर प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश में राजस्थान के 1-1 उर्वरक कारखानों को, उर्वरक जो कारखाने हैं उनकी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के 4 उर्वरक कारखाने हैं, मध्य प्रदेश में राजस्थान के 1-1 उर्वरक कारखानों को, तथा ओरिया है, ओरिया, ये ऐसे ओरिया उत्तर प्रदेश में है, अंता आपके राजस्थान में है, अंता राजस्थान में, और राजस्थान में भी 12 जिला। कौन सा जिला, 12 जिला, अंता राजस्थान में, तथा कवास गुजरात आदि ताप विद्युत घरों का, ताप विद्युत, ये बीच में ताप और विद्युत जो है, विद्युत को बीच में डाल देंगे, ताप विद्युत घरों को गैस पहुंचाई जाती है। ओरिया ताप विद्युत घर है उत्तर प्रदेश में, और अंता कहाँ है, राजस्थान में, और कवास कहाँ है, कावास लिख दीजिए, कवास लिख दीजिए, का कर दीजिए, कै कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, कावास या कवास, गुजरात में। आदि ताप विद्युत घरों को गैस पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा, HVJ के द्वारा। अब देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। पहला प्रश्न क्या है, परिवहन से क्या तात्पर्य है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मोस्ट के रूप में ध्यान करें आप। और परिवहन भी आया हुआ है, परिवहन व संचार में अंतर बताइए, ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। सड़क परिवहन का महत्व बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सड़कों के कितने प्रकार हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्गों से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय राजमार्गों से क्या तात्पर्य है, 16 क्वेश्चन देखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। उसके बाद में बोट का पूरा नाम बताइए, बोट का पूरा नाम बताइए। अगर हम समुद्र विज्ञान की या महासागरीय विज्ञान की भाषा में देखें तो बोट का मतलब चैनल होता है, बोट का मतलब क्या होता है, चैनल। जबकि यहाँ पे हम बोट का पूरा नाम बताइए, बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, देखा होगा ना अपन ने, पढ़ा था ना पूरा, तो बोट का पूरा नाम बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, है ना, सड़कों के लिए निर्माण की जो बात है वो। तो 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, सीमावर्ती सड़कों से क्या तात्पर्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिए,
भारतीय रेलवे के प्रमुख मंडल कौन से हैं? 17 मंडल है ना वर्तमान में, तो वो भी आप ध्यान कर लेंगे। भारत में बुलेट ट्रेन का क्या महत्व है? बुलेट ट्रेन का क्या महत्व है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। कोंकण रेलवे परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में अभी जो किताबें चल रही हैं उसमें ये हटा दिया गया है, तो ये 12वां प्रश्न जो है करना नहीं है, उसको मैंने आपको नोट्स भेजा था, PDF भेजा था, उसमें भी मैंने इसको छुपा दिया था, है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं करना है। उसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 12वां क्वेश्चन हटा दिया गया है ना। 13वां देखिए, हवाई अड्डों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं? हवाई अड्डों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और 14वां क्वेश्चन यहाँ नीचे था, वो भी मैंने हटा दिया, वो भी आपके हट गया है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 15वां क्वेश्चन इधर है। 15वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? वह लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? वह लंबाई कितनी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आंतरिक जल परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट भी है। आंतरिक जल परिवहन के प्रमुख लाभ कौन से हैं? उसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखिए, पाइपलाइन परिवहन से क्या तात्पर्य है? पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन से क्या तात्पर्य है? पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख लाभ बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये भारत की सबसे लंबी तेल व गैस पाइपलाइनें कौन सी हैं? लंबाई सहित बताइए। भारत की सबसे लंबी तेल व गैस पाइपलाइनें कौन सी हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लंबाई सहित बताइए, ये लिखा हुआ है, लंबाई सहित बताइए। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन देखिए, HVJ का पूरा नाम बताते हुए इसका विस्तार भी बताइए। क्या है प्रश्न? HVJ का पूरा नाम, 19वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? HVJ का पूरा नाम बताते हुए इसका विस्तार भी बताइए। ये ऐसे लिखा हुआ है प्रश्न, ठीक है ना, ये ऐसे, HVJ का पूरा नाम बताते हुए इसका विस्तार भी बताइए। ये 19वां क्वेश्चन है। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, और कल हम कोई भी देख लेंगे कौन सा लेसन लेंगे, 23 या 24 में से, या तो उनमें से लेंगे, या 10वां लेसन लेंगे, या फिर 6वां लेसन लेंगे। इनमें से कोई सा भी जो अच्छा होगा वो ले लेंगे, ईजी जो रहेगा वो ले लेंगे, ठीक है ना।